हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकेंड पार्ट। जिन्होंने भी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट को हिंदी में कहा जाता है संतुलित आहार। बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जिसमें कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शंस में होते हैं, मतलब सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये हम लोगों ने लास्ट ही वीडियो में देख चुके हैं। हम ये न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, रफेज, वाटर। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब करेक्ट मात्रा में हमारे बॉडी में जाते हैं एक डाइट के थ्रू तो हम उस डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बैलेंस डाइट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सेहत को अच्छा रखता है, हमें हेल्दी रखता है और बहुत से बीमारियों से बचा कर रखता है। बैलेंस डाइट हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। बैलेंस डाइट इंसान के एज पर डिपेंड करता है कि इंसान की उम्र क्या है, उसके हिसाब से भी उसका बैलेंस डाइट अलग होता है। बैलेंस डाइट इंसान के जेंडर पर भी डिपेंड करता है कि इंसान लड़का है या लड़की, इस पर भी उसका बैलेंस डाइट अलग अलग हो सकता है। बैलेंस डाइट इंसान के काम पर भी डिपेंड कर सकता है कि इंसान किस टाइप का काम करता है और उसके काम पर भी हम बैलेंस डाइट अलग अलग देखते हैं। बैलेंस डाइट को समझने के लिए हम बैलेंस डाइट पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस पिरामिड में देख सकते हैं कि जो चीज़ हम सबसे नीचे रखते हैं, जो फूड आइटम सबसे नीचे होता है वो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वो फूड आइटम जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे कम कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि इस पिरामिड में आप देख सकते हैं कि पानी, वाटर को सबसे नीचे रखा गया है तो वाटर को हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जैसे कि ऑयल, घी, बटर, शुगर, ये सारे फूड आइटम्स को सबसे ऊपर रखा गया है। इसका मतलब है कि ये सब सबसे कम कंज्यूम किए जाते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर के जस्ट बाद आप देखेंगे कि वहाँ सीरियल्स एंड ग्रेन्स को रखा गया है। सीरियल्स एंड ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हमें सबसे ज़्यादा अपने डाइट में रखना होता है वाटर के बाद, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर फूड पिरामिड में हमने रखा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मतलब फल और सब्जियों को रखा है। फल एंड सब्जी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें सीरियल्स के मुकाबले थोड़ा कम खाना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि पिरामिड में रखा गया है एनिमल प्रोडक्ट्स को। एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स एट्सेट्रा। ये सब ज़्यादातर प्रोटीन के सोर्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स के सोर्स होते हैं, तो इनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से थोड़ा कम खाना चाहिए। इसके बाद और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, जिसमें कि ऑयल, फैट्स, घी, शुगर, ये सब आइटम्स आते हैं। इसको हम सबसे कम कंज्यूम करते हैं। तो इस फूड पिरामिड में हमने ये समझा कि जो फूड आइटम सबसे ऊपर रखा गया है वो सबसे कम कंज्यूम किया जाएगा और वो फूड आइटम जो सबसे नीचे रखा गया है उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना होता है। इस फूड पिरामिड का इस्तेमाल करके बैलेंस डाइट किसी भी इंसान के लिए बनाया जाता है। खाना पकाते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाना बनाते टाइम बर्बाद ना हो और खाने में रह जाए, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं और इन मेथड्स को हम कहते हैं 3 R's ऑफ न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन, जिसका मतलब होता है कि ऐसे तरीके जिससे कि हम न्यूट्रिएंट्स को खाने में बचा कर रख सकते हैं। तो जिसमें कि पहला मेथड है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कुकिंग, जिसका मतलब होता है कि खाने में हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में ही रह जाए और बर्बाद ना हो। दूसरा तरीका होता है रिड्यूस कुकिंग टाइम। तो
खाना बनाने का जितना टाइम लगता है, किसी भी फूड आइटम को पकाने में जितना वक्त लगता है, वो वक्त हमें कम से कम रखना चाहिए, मिनिमम रखना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? खाना बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। हम प्रेशर कुकिंग कर सकते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि खाना जल्दी बनता है। हम स्टीमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम भाप में खाने को बना सकते हैं। तो इन सारे मेथड से खाना जल्दी बनेगा और उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में रह जाएंगे और बर्बाद नहीं होंगे। इसी जगह अगर हम किसी फूड आइटम को डीप फ्राई करते हैं तो डीप फ्राई करने से खाना का जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो बर्बाद हो ही जाता है और साथ ही साथ हमें ज़्यादा वक्त भी लगता है। तीसरा मेथड है कि रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड दैट इज़ एक्सपोज्ड, जिसका मतलब होता है कि जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम लोग कट करते हैं तो उन्हें कट करते टाइम हमें उन्हें बहुत फाइन नहीं कट करना चाहिए, उन्हें बहुत बारीक नहीं काटना चाहिए। फाइन चॉपिंग से, बारीक काटने से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो टुकड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। हवा के कांटेक्ट में आने से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो बर्बाद होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत फाइन चॉप नहीं करना चाहिए, उसके बिगर क्यूब्स काट कर इस्तेमाल करना चाहिए। 3 आवर्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन के अलावा भी हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं जिससे कि हम न्यूट्रिएंट्स को बचाकर खाने में रख सकते हैं, जिसमें कि कुछ मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें दाल चावल बहुत ही कम पानी में धोना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी में धोने से उनमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहकर निकल जाते हैं। हमें कभी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटने के बाद या छीलने के बाद धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें प्रेजेंट जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। उन्हें काटने या छीलने से पहले धोना चाहिए। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स को हमें बहुत ही पतला छीलना चाहिए, उन्हें थिनली पील करना चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर आप उनको बहुत गहराई से छीलेंगे तो उनमें प्रेजेंट जो विटामिन्स हैं वो भी छिलके के साथ बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए उन्हें पतला छीलने से उनमें न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। अगर आप उन्हें गहराई से छीलेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स छिलके के साथ ही बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि न्यूट्रिएंट्स को कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एक्सेस कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करता है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है, जब एक्सेस फ़ैट खाते हैं तो वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो उसी तरीके से जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम होती है तो न्यूट्रिएंट्स कम खाने से भी कुछ प्रॉब्लम होती होगी। तो जब न्यूट्रिएंट्स को हम कम खाते हैं, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। इस पॉइंट पर हमें 2 अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला डेफिनेशन है मैल न्यूट्रिशन का और दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन का। मैल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन 2 अलग अलग टर्म्स हैं। मैल न्यूट्रिशन एक ऐसा कंडीशन है जब किसी इंसान को अपने डाइट में राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, मतलब कि वो इंसान एक तरीके से बैलेंस डाइट नहीं खाता है, तब उसे मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। मैल न्यूट्रिशन को हिंदी में कहा जाता है कुपोषण। और मैल न्यूट्रिशन हो जाने से इंसान बहुत ही कमज़ोर, पतला दुबला हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन वहीं पर मैल न्यूट्रिशन से थोड़ा सा अलग है। अंडर न्यूट्रिशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि इंसान जितना खाना उसे खाना चाहिए उससे वो कम खाना खाता है, जब उसका फूड इनटेक कम हो जाता है। तो फूड इनटेक कम हो जाने से उसे अंडर न्यूट्रिशन होता है और राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने से मैल न्यूट्रिशन होता है। तो इन दोनों ही टर्म्स में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आप डेफिनेशंस भी याद कर लेंगे तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर अच्छा होगा। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, इन सब के कमी के वजह से जो भी बीमारियां किसी भी इंसान को होती हैं, उन सारे बीमारियों को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले डिजीज़ेस को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ेस न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से होती है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी लोगों में क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, जो कि बैलेंस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके खाने में, उनके डाइट में राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाता है, और इसीलिए उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बैलेंस डाइट अफोर्ड कर सकते हैं, खाना अफोर्ड कर सकते हैं, जो उतने गरीब नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने खुद के चॉइस से अच्छा न्यूट्रिशियस खाना छोड़कर जंक फूड आइटम्स खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इनमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जो हमारे बॉडी को डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचाकर रख सकते हैं। इंस्टेड इनमें प्रेजेंट होता है फैट्स, जो कि हमारे बॉडी को और ज़्यादा मोटा बनाता है, हमें और ज़्यादा ओबेसिटी के तरफ लेकर चला जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसा ही खाना खाना चाहिए जो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचाकर रख सके। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी का सबसे मेन एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी देने वाला कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के वजह से हम कमज़ोर फील करने लगते हैं, हमारे बॉडी में वीकनेस होने लगता है, और हमारा स्टैमिना कम हो जाता है। मतलब काम करने का जो क्षमता है हमारा, वो भी कम हो जाता है। हमारे बॉडी का वेट भी कम होने लगता है, मतलब हम बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करने से या नहीं कंज्यूम करने से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन भी डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल पर, मतलब कि हम किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस पर भी कार्बोहाइड्रेट कितना कंज्यूम करना है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर हमारा काम कुछ ऐसा है जिसमें हमें ज़्यादा कसरत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला अगर हम कोई काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जिसमें कि हमें बहुत आराम से जीना है और ज़्यादा कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम कंज्यूम करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या प्रॉब्लम होती है, ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि उससे हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, हमारा बॉडी वेट इंक्रीज़ होने लगता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स की कमी। प्रोटीन्स हमारे बॉडी को ग्रो करने में और डेवलप करने में मदद करता है। तो जब प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करता है, हमारी हाइट अच्छी नहीं होती है। प्रोटीन्स की कमी के वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, और मेंटली हम बहुत वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद करके नहीं रख पाते हैं। प्रोटीन्स की कमी के वजह से हमें स्किन की भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन्स की कमी के वजह से हमारे हेयर का भी डिसकलरेशन होने लगता है। डिसकलरेशन मतलब हमारे बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं, उनका कलर ब्लैक या ब्राउन से कुछ और ही होने लगता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स मतलब फ़ैट्स की कमी। ऐसे कहा तो जाता है कि हमें फ़ैट्स बहुत कम क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन कंज्यूम करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल भी फ़ैट्स कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में फ़ैट होगा ही नहीं, और अगर फैट्स प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, इनको कौन संभाल के रखेगा? इनको संभाल कर रखने के लिए हमें फ़ैट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इन फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके रख पाते हैं। तो अगर फैट्स नहीं होंगे तो फिर इन विटामिन्स को भी हम ज़्यादा दिनों तक अपने बॉडी में संभाल कर नहीं रख पाएंगे। तो इन विटामिन्स को रखने के लिए हमें फ़ैट्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें फ़ैट्स कंज्यूम तो करना चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन कंज्यूम करना ज़रूर चाहिए। दो मेन डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं, क्वाशियोर्कर एंड मेरास्मस। इन दोनों को हमें डिटेल्स में पढ़ना है। तो क्वाशियोर्कर एक ऐसा डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
मतलब जब किसी इंसान के बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है तब उसे क्वाशियोरकर होता है। क्वाशियोरकर किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? सबसे ज़्यादा ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्वाशियोरकर सबसे ज़्यादा होता है। क्वाशियोरकर के कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वाशियोरकर जब किसी बच्चे को होता है तो उसका स्किन डार्क और स्केली हो जाता है। डार्क और स्केली मतलब उसके स्किन का कलर गहरा होने लगता है और उसका जो स्किन का लेयर्स है, उसकी जो स्किन की जो परतें हैं वो ड्राई हो जाती हैं और परतें बाहर निकलने लगती हैं। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा सिम्टम कि उस बच्चे का प्रोट्रूडिंग बेली दिखने लगता है। मतलब कि उसका जो पेट है, उसका जो स्टमक है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है और वो फूल जाता है। तीसरा सिम्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे का जो पैर होता है, जिसको भी ये क्वाशियोरकर हुआ है, उस बच्चे का जो पैर है वो स्वोलन हो जाता है क्योंकि उसमें पानी जम जाता है। स्वोलन मतलब पैर उस बच्चे के फूलने लगते हैं क्योंकि उन पैरों में पानी जमने लगता है, पानी अक्यूमुलेट होने लगता है। बच्चे को खाने की जो इच्छा है वो भी नहीं होती है, उसे भूख नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख की कमी। और लास्ट आप यहाँ पर सिम्टम देख रहे हैं कि बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं होता है। बच्चा मेंटली वीक हो जाता है, मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तो क्वाशियोरकर का क्योर क्या है, उससे बचने का तरीका क्या है, उसका इलाज क्या है? तो इलाज ये है कि जिस बच्चे को क्वाशियोरकर होता है उसे एडवाइस किया जाता है कि उसे प्रोटीन रिच खाना कंज्यूम करना चाहिए। मतलब उसे प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए, मतलब ऐसा खाना जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट हो, ताकि उसके बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो सके और क्वाशियोरकर बीमारी से वो बच सके। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज़ है मेरास्मस। मेरास्मस एक ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की कमी के वजह से होती है। मेरास्मस 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ही ज़्यादातर होती है। मेरास्मस के कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि पहला सिम्टम है कि बच्चे का जो बॉडी है वो लीन एंड थिन हो जाता है। लीन एंड थिन मतलब बच्चा पतला दुबला हो जाता है और उसकी आंखें संकिन होती हैं। संकिन मतलब उसकी आंखें धंसी हुई होती हैं। दूसरा सिम्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो भी वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और लास्ट सिम्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल ग्रोथ है, वो भी अच्छे से नहीं होता है। बच्चा मेंटली कमज़ोर हो जाता है, मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं मेरास्मस बीमारी के। मेरास्मस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही क्योर है कि जिस बच्चे को मेरास्मस हुआ है उसे बैलेंस डाइट रेगुलरली देना चाहिए। बैलेंस डाइट देने से उसे प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, फैट्स भी मिल जाएगा और इन सब की कमी उसके बॉडी में पूरी हो जाएगी, जिससे कि वो मेरास्मस बीमारी से बच जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के वजह से होती हैं, और मिड डे मील स्कीम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली बार एक नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।